हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी चंडीगढ़ पीआरटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम से या किसी अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं या थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड है, यानी आपके कंसेप्ट इनसे क्लियर जरूर होंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है द स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय, यानी वो कौन सी विधि है, वो कौन सा सर्वोत्तम तरीका है जिससे कोई भी विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखता है। क्या वो सुनकर बेहतर सीखता है, पढ़कर, स्वयं करके या देखकर, यानी लिसनिंग, रीडिंग, डूइंग एंड सीइंग। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी यहाँ पर बच्चा स्वयं करके ज़्यादा बेहतर सीखता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यानी डूइंग। तो डूइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़े। इसमें द लेक्चर मेथड इज एन इफेक्टिव वे टू। लेक्चर मेथड, जी हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम अपनी फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति सुझाए गए हैं जिनमें से आदर्शवाद एक है। और आदर्शवाद की अगर विधियों की बात करें तो वो लेक्चर मेथड को प्रेफर करते थे। यहाँ पर ये पूछा है कि ये जो लेक्चर मेथड है ये किन मायनों में ये एक प्रभावी विधि हो सकती है। तो व्याख्यान विधि एक प्रभावी तरीका है किस चीज के लिए? क्या ये नई नई जानकारी और अवधारणाओं का परिचय देने के लिए है, या पर्याप्त दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, या नए कौशल का परिचय देने के लिए, या फोर्थ हमारा है शिक्षार्थियों की भागीदारी का अनुकरण। अब हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो न्यू स्किल्स को सीखने के लिए है ये तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन तीन में से हमें देखना है कौन सा बेहतर हो सकता है। इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट, डेवलप एडिक्वेट एटीट्यूड एंड स्टिमुलेट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। तो यहाँ पर किसी भी टॉपिक का परिचय देने में सबसे बेहतर हो सकता है हमारा कौन सा, लेक्चर मेथड। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा होगा, इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन और कंसेप्ट। हाँ जी, अगर आप इस तैयारी में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कोर्स मात्र 11 रुपये में आपको उपलब्ध है। इसमें आपको जो एजुकेशन साइकोलॉजी, आईसीटी और प्लस जो आपका जनरल साइंस है ये 11 रुपये में ये सारा पोर्शन करने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। आगे हम इसमें बात करें द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फेसिस, यानी जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा आया 2005 में आया था, ये हमें ध्यान में रखना है। प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में इसको लिखा गया था और जब तक एनईपी 2020 नहीं आई थी तब तक हमारी पेडागोजी में अधिकतर क्वेश्चन या तो आरटी एक्ट से आते थे या एनसीएफ 2005 से आते थे। लेकिन अब ये अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि एनईपी हम पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी 34 वर्षों बाद, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आऊंगा उसमें आपको एनईपी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसका आंसर कीजिए एक बार। जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा 2005 है वो किस पर जोर देता है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा एम्फेसिस करता है? क्या वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, या लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम है, इवेल्युएशन सेंटर्ड क्लासरूम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोजेक्ट बेस्ड करिकुलम। हमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा वो ये मानता है कि हमें पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से हटकर बाल केंद्रित, यानी हम ये कह सकते हैं शिक्षार्थी केंद्रित अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बच्चे की सभी क्षमताओं को ध्यान में रखकर हमें उसका विकास करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए। यहां पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम, यानी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष होना चाहिए। यहां जो हमारा बी आंसर है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष, ये इसका सबसे बेहतर विकल्प और बेहतर ही नहीं बल्कि सही विकल्प भी है। आगे जी इसमें हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस, यानी एक अध्यापक जब कक्षा में आता है वो बच्चों को टीच करता है, पढ़ाता है, लेकिन उस पढ़ाने के दौरान वो अनेक गतिविधियां कक्षा में शामिल करता है। आपको क्या करना है, कुछ गतिविधियां दी गई हैं और उनको ठीक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो यहां क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग की जो प्रक्रिया है उसको ठीक ढंग से किस क्रम में लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, दूसरा ऑप्शन है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, रीटीचिंग, फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, एंड फिफ्थ है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। अब यहां पर
हमें ये ध्यान रखना है, इनको व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए कि एक अध्यापक जब कक्षा में आता है और अपने उस टीचिंग प्रोसेस को, या हम कोई टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में, मूल्यांकन, पुनर्शिक्षण, उद्देश्यों को निर्धारित करना या सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर सही अगर उत्तर की ओर हम बढ़े तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन करने चाहिए, यानी हमें फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना चाहिए, उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। जब आप कोई उद्देश्य, यानी हमें यह पता होना चाहिए, जब हम कोई उद्देश्य बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य चंडीगढ़ पीआरटी करवाना है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जब हमारा टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसका उद्देश्य क्या है, और उसी उद्देश्य में यहां पर हमें फिर क्या करना है, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, यानी जो हमारा वर्तमान ज्ञान स्तर है उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। यानी जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसको हम लेकर आएंगे, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना है। आगे हम इसमें फिर बात करेंगे कि हमारा फिर हो सकता है प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, यानी पहले पर कौन सा है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्ट, और दूसरा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, सेकंड। थर्ड हमारा हो जाएगा इसमें प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, और फोर्थ हमारा इसमें होने वाला है वो इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन उसका करेंगे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, रीटीचिंग, यानी हम ये कह सकते हैं उसका दोबारा से सामग्री का प्रस्तुतिकरण इसमें। तो ये हमारा फिफ्थ पे आएगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर बनेगा वो 4 बनेगा, 4 के बाद 2, फर्स्ट, यानी ये हमारा सेकंड पे आना है, ये 4, फिर 1, फिर इसके बाद 2, और इसके बाद फिर 5, और फिर 3। तो ये हमारा जो आंसर है यहाँ डी, यानी डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। सही उत्तर हमारा क्या होगा इसमें, ये डी बनेगा, 4 1 5 2 3। एक बार फिर से इनको देखें। इस प्रक्रिया में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का निर्माण करना है, उसके बाद रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज, हमारा जो वर्तमान ज्ञान स्तर है उसको पूर्व ज्ञान से, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, रीटीचिंग करते हैं। आगे हम बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी हम अपने शिक्षण का यदि देखें तो सबसे बेहतर तरीके से जज कैसे कर सकते हैं। मान लो आप देखना चाहते हैं कि सर हमारा शिक्षण बेहतर हुआ या नहीं हुआ, या आप देखना चाहते हैं कक्षा में शिक्षण बेहतर हुआ या नहीं हुआ, तो उसका सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। शिक्षण की प्रभावशीलता वह आकलन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। क्या इस बात से कोर्स कवरेज की हमने कितना कवर किया, आज की क्लास में मान लो हम 500 से 1000 क्वेश्चन कवर कर लें, लेकिन वो तब तक काम के नहीं जब तक कि वो इफेक्टिव ना हो। हमें ये ध्यान रखना है, क्या कोर्स कवरेज, सेकंड लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, थर्ड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम, एंड फोर्थ स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो यहां पर यदि हम 50-50 भी ले तो यहां पर 2 ये हमारे ऑप्शन नहीं बन सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा कंफ्यूज होगा तो इन 2 ऑप्शन में हो सकता है, या तो वह बी में, यानी लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी इन 2 में उलझने वाली बात है। इनमें से भी यदि देखा जाए तो सबसे बेहतर आंसर, सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या है, पी, यानी अगर वहां जो हमारा शिक्षार्थी है, अधिगम करता है, अगर वो आउटकम हमें दे पाता है तो हम ये मानेंगे कि हमारे शिक्षण की प्रभावशीलता थी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और चंडीगढ़ पीआरटी में आपका सिलेक्शन होता है तो ये माना जा सकता है कि यहाँ इफेक्टिवनेस थी, वरना नहीं। आगे जी हम इसमें बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी का हाईएस्ट लेवल क्या है। बेंजामिन ब्लूम, अमेरिकी शिक्षाविद, यानी हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट बेंजामिन ब्लूम सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, डेल एडगर या बेंजामिन ब्लूम को जरूर पढ़ के जाए, चंडीगढ़ में जरूर पूछते हैं। चंडीगढ़ के जो भी टीचिंग एग्जाम है, इन 2 व्यक्तियों पे खास जोर रहा उनका, डेल एडगर और दूसरे यहां पर है बेंजामिन ब्लूम। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी आपके 3 लेवल हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक हमारा साइकोमोटर डोमेन है, एक अफेक्टिव डोमेन, यानी 3 डोमेन उसमें शामिल होते हैं, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और हमारा साइकोमोटर। और इन 3 डोमेन में से सबसे पहले जो बेंजामिन ब्लूम ने काम किया था कॉग्निटिव डोमेन पे किया था, और उसके 6 लेवल भी सुजेस्ट किए थे। उनमें से पूछा है यहां पर कि सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, उस 6 लेवल में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है। यदि आपको वो हायरार्की याद है तो उसमें क्या था, नॉलेज था, उसमें उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन के बाद क्या आता है हमारा एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद क्या आता है हमारा क्रिएटिंग, और उसके बाद क्या आता है इवेल्युएशन। अब इनमें से देखते हैं हमारे इन 4 ऑप्शन में से, यानी अगर मैं बात करूं कि यहां पर हमारा जो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों एक जैसी टर्म है हमारी। एनालाइजिंग ये क्रिएटिंग स्टेज से बहुत नीचे, यानी क्रिएटिंग एनालाइजिंग के बाद डेवलप होता है, जिसमें किसी चीज को बनाना शामिल होता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये अगर बात की जाए तो एंडरसन उनके एक स्टूडेंट रहे जिन्होंने 2001 में अपना मॉडल दिया था। तो एक टर्म तो वहां से ली गई है। यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि बेंजामिन ब्लूम में और एंडरसन में कुछ डिफरेंसेस रहे थे, और डिफरेंसेस ये थे कि जो मॉडल, जो थ्योरी अपनी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, उसमें बाद में कुछ संशोधन हुए थे 2001 में। उनमें से जो हमारी ऊपर की 2 यहां पर स्तर थे, लेवल थे, इनको इंटरचेंज कर दिया गया था। यानी यहां पर जब ब्लूम साहब अपनी टैक्सोनॉमी देते हैं तो वो यहां पर क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं यहां पर क्रिएट, उसके बाद इवेल्युएशन आता है। और यहां पर इन्होंने क्या किया था कि इवेल्युएशन पहले आएगा और क्रिएट बाद में आएगा। चलिए, ये जब आप कोर्स लेंगे तो उसमें ये चीजें आपको डिटेल में समझने को मिलेंगी। फिलहाल हम यहां पर यदि बात करें तो हमारा क्रिएटिंग इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। आगे जी बात करते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर। अगर मान लीजिए यहां पर शिक्षक द्वारा अनुदेशात्मक सहायता का उपयोग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? अगर मान लो मैं कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्लास में लेकर आता हूं, या आप टीचर बन जाते हैं, आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्लास में लेकर जाते हैं, चाहे वो चार्ट है, चाहे वो मैप है, चाहे वो ग्लोब है, चाहे वो मॉडल है, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो वहां पर आपके उस कार्य को सुगम कर दे, तो किस लिए? ग्लोरीफाई द क्लास, या अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, या क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट, और एंश्योर डिसिप्लिन। यानी कक्षा की महिमा बढ़ाने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो यहां पर सबसे बेहतर जो विकल्प हो सकता है वो हमारा सी हो सकता है, क्लैरिफाई द कंसेप्ट। यानी एक अध्यापक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इसलिए लेकर आता है ताकि वो वहां पर अपने कंसेप्ट में जो उसके संपर्क हैं उनमें स्पष्टता ला सके। आगे बात करेंगे जी यहां पर डिसलेक्सिया। जी बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चंडीगढ़ पीआरटी के 2-3 एग्जाम देखिए, उसमें किसी ना किसी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जाती है, चाहे वो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, या डिस्कैल्कुलिया। यहां पर अगर डिसलेक्सिया की बात की जाए तो यहां ये किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया हमारा रिटन से संबंधित होता है, डिस्कैल्कुलिया हमारा मैथमेटिक्स से, और डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है। यानी यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? रीडिंग डिसऑर्डर, यानी पठन विकार। आगे जी इसमें बात करें हम, डेमोन्स्ट्रेशन रेफर्स टू ए टीचिंग मेथड इन विच ऑफ लर्नर्स, यानी जो हमारा प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन एक मेथड होता है। लगभग यदि बात की जाए तो साइंस में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। इसमें कोई प्रतिरूप बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है, और उसके आभासी जो है अनुभव उनको कराए जाते हैं। तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन रेफर्स टू ए टीचिंग मेथड इन विच लर्नर्स डू द प्रोसेस ऑन देयर ओवन, डू प्रैक्टिकल वर्क, रीड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड इंटरनलाइज द step of the process, are provided with an opportunity to observe the object or process that they wish to learn। यानी यहां पर आपको बताना है प्रदर्शन एक शिक्षण पद्धति को संदर्भित करता है जिसमें शिक्षार्थी, ऑप्शन है प्रक्रिया स्वयं करते हैं, इसमें विद्यार्थी व्यवहारिक कार्य करते हैं, पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़कर प्रक्रिया चरण को आंतरिक करते हैं, या फोर्थ ऑप्शन उन्हें उस वस्तु की प्रक्रिया का अवलोकन करने का अवसर दिया जाता है जिसे वो सीखना चाहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो हम डेमो देते हैं, उसका मुख्य जो काम होता है वो ये होता है कि वहां पर उन वस्तु या उस प्रक्रिया को दिखाया जाता है ताकि वो सुगमता से सीख सके जिसे वो सीखना चाहते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा हमारा डी। तो प्यारे दोस्तों डी यहां पर हमने देखा राइट आंसर है। आगे बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यदि हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो 1986 की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते थे राजीव गांधी, उसी समय हमने एक सपना देखा था जिसको हम 21st सेंचुरी का ड्रीम मानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन भी DSSP में आया था कि 21वीं सदी का सपना हमने कब देखा था, वो हमारे 1986 की पॉलिसी में। लेकिन इसके 34 वर्षों बाद अब तो हमारी NEP आ चुकी है और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा बनेगी। यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एज डिस्क्राइब इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 मीन्स, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ था।
तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ वहां पर दिया गया था? इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था कि क्लास में बोर्ड की संख्या बढ़ानी है, बच्चों की संख्या क्या करना है उस पर हम विचार करें तो गुणवत्ता का निर्माण करना था, यानी कंस्ट्रक्टिंग क्वालिटी। बी, let boards by providing minimum essential facilities and overhauling of system of education and universalization of education, यानी गुणवत्ता का निर्माण करना। बी, न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, या शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल, यानी यहां पर प्रोवाइडिंग, इसको हटा दीजिए, प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज, शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना, या शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो यहां पर स्टूडेंट्स यदि आप हमारी 86 की पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें ये बात की गई थी कि यहाँ पर जो हमारी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया जाए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज, ये यहाँ पर हमारा क्या होगा, सही उत्तर बनेगा। आगे, द हेड ऑफ द स्कूल, यानी आपके स्कूल का कोई भी हेड हो सकता है, यूजेस द आइडिया जनरेशन प्रोसेस दैट सफिशिएंसी एनकरेज वेरियस अल्टरनेटिव्स व्हाइल विद होल्डिंग एनी क्रिटिसिज्म ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर स्कूल का मुख्य अध्यापक विधि विचारों को विकसित करने के लिए अपनाता है, यानी कोई भी विधि या मान लीजिए आइडिया जनरेशन के लिए किसी प्रक्रिया को अपनाता है, यानी आइडिया जनरेट कैसे होते हैं इस पर यदि हम बात करें तो ऐसे में एक टेक्निक यूज होती है जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं, जिसमें या आउट ऑफ द बॉक्स भी एक टेक्निक होती है। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें ज्यादा से ज्यादा विचारों को लाया जाता है या दायरे से हटकर सोचा जाता है। तो यहां पर ये पूछते हैं द हेड ऑफ द स्कूल यूजेस एज आइडिया जनरेशन प्रोसेस दैट्स, तो यहां पर दैट स्पेसिफिकली एनकरेज वेरियस अल्टरनेटिव्स, यानी जिसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव सोचने के लिए। देखिए यहां पर मैं आंसर की तरफ ही आपको लेके चलता हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक, जैसे मान लो उसने पूछा कि एक मुख्य अध्यापक है, आइडिया जनरेट करना चाहता है और अनेक अल्टरनेट पे सोचना चाहता है और वो भी बिना किसी रुकावट के। तो ये सब किस में पॉसिबल हो सकता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए मान लीजिए मैं किसी भी समस्या से जुड़े आपको विभिन्न विकल्पों पर सोचने के लिए कहूं और साथ में यह भी कहता हूं कि आपको किसी चीज की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी, ना किसी कल्चर की, ना रिलीजन की, ना कास्ट की, ना किसी क्लास की, या मेरी भी बाउंडेशन उसमें नहीं होनी चाहिए कि टीचर क्या सोचेगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए दूसरे हंसेंगे, ये भी नहीं सोचना चाहिए मूर्खता भरा काम तो नहीं। ऐसे में जितने भी पॉसिबल थॉट्स आपके मन में उभरते हैं और आप वो जनरेट करते हैं, उसी से एक नया आइडिया निकल कर आता है। सोचिए जब थॉमस एल्वा एडिसन ने इतने प्रयोग किए तो उसमें से कुछ सिली आइडियाज भी होंगे लेकिन वो जनरेट हुए और उन्होंने एग्जीक्यूट किया और अंत में जो है ऐसे आइडिया भी उसको मिले जिससे उन्होंने अपनी वो डिस्कवरी, वो अपना इन्वेंशन कर दिखाया। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि स्कूल का मुख्य अध्यापक विधि विचारों को विकसित करने के लिए अपनाता है जिसमें विकल्पों की आलोचना पर रोक लगाते हुए, यानी विकल्पों की, अरे यह क्या सोचा आपने, ऐसे विकल्पों पर रोक नहीं लगानी, उसकी आलोचना पर रोक लगाते हुए विशेषतः अलग अलग विकल्पों को बढ़ावा देता है, यानी बहुत सारे अल्टरनेट्स को बढ़ावा देता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और यदि आप मेमोरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें इस टेक्निक को आप जरूर जानेंगे। इसके साथ मैंने एक और बात की है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स यानी आप लीक से हटकर सोचते हैं। जब आप सोचते हैं कि भाई ये इसके अलावा और किसी अन्य दायरे, उस दायरे से हटकर कि इस क्षेत्र में यदि इसके बारे में सोचे तो क्या हो। जैसे मैं एक प्रॉब्लम आपको बताता हूं, एक स्टर्नबर्ग के टेस्ट में क्रिएटिविटी में 9 पॉइंट्स की एक प्रॉब्लम ली जाती है। उस प्रॉब्लम में क्या होता है, इस तरह के आपको जो है 9 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, 4 सीधी रेखाओं में कट करना है। यदि आपका आंसर हो जाता है तो मुझ तक जरूर आप भेजिएगा। यानी ये 9 बिंदु आपको दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है कि 4 स्ट्रेट लाइनों में इसको काट देना है। और मैं आपको हिंट भी दे जाता हूं साथ में कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आप दायरे से बाहर जाकर सोचेंगे। दायरे से बाहर जाने का अर्थ यह है कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड यूज ना करें, आप कुछ नई विचारधारा, कुछ नए क्षेत्र में जाकर जो है आप काम करें कि भाई ये तो चलो मैंने जान लिया कि यहां तक होता है, लेकिन उससे हटकर, कुछ लीग से हटकर काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं यहां, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। यानी कौन सा आर्टिकल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आया क्योंकि एग्जाम मैंने पहले का दिया है,
इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रख लिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए था क्या कि जब तक हमारा आरटी एक्ट नहीं आया था तब तक ये सारा प्रोसेस हमारा आर्टिकल 45 में होता था। उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन उस समय तक ये जिम्मेदारी के तौर पे चलता था। लेकिन हमारा आरटी एक्ट आने के बाद क्या हुआ, ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया और इस फंडामेंटल राइट को हमने आर्टिकल 21A में रखा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा NEP 2020 आया तो उसमें क्या हुआ, 3 से 6 साल वाले बच्चों को पहली बार शामिल किया गया। तो जो बच्चे आर्टिकल 45 में आ रहे थे, यानी 6 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता पर थी, अब वो 3 से 6 साल वाले बच्चे भी किस में शामिल हो जाते हैं, हमारे आरटी एक्ट के। यानी आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 21A है, ये हमें ध्यान रखना है, जो हमारा आर्टिकल 21A है ये किससे जुड़ा है, ये हमारे एजुकेशन के फंडामेंटल राइट से जुड़ा है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, और उतना ही उपयोगी माना जाता है, शिक्षा के अधिकार को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यदि मैं बात करूं 86 जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में, तो उससे पहले यदि बात की जाती है तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, किसके पास है, ये है आर्टिकल 45। लेकिन उसके बाद ये जब हमारा अधिकार जो आरटी एक्ट हमारा 2009 में पारित भी हुआ और 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हुआ, इंप्लीमेंटेशन उसका हुआ, उसके बाद ये किस में आ गया, हमारा इस आर्टिकल 21A में। लेकिन अब जब ये 21A में आया था तो हमने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें रखा था। लेकिन हमें अपनी कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए कि जब NEP 2020 आया और इसने कहा कि 3 से 6 साल वाले बच्चों को भी हम अनिवार्य शिक्षा देंगे, तो अपने आप ये 3 से 14 वर्ष तक हमारा लागू हो जाता है। फिलहाल ये तो एडवांस बातें हैं, लेकिन यदि प्राचीन हम देखें तो उस समय आर्टिकल 45 इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, ये हमें ध्यान रखना है। उस समय आर्टिकल 45 में ये प्रावधान होता था। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन का देखें, इनमें बेहतर एकांश, बेहतर पर्सन कौन सा हो सकता है। डिस्कस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन एंड राइट ए नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यानी ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा निबंध प्रकार, ध्यान रखिए निबंध प्रकार ऐसे टाइप क्वेश्चन का एक बेहतर एकांश है, आइटम है। न्यूटन के गति नियमों की चर्चा करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है और न्यूटन के गति के नियम 3 नियमों में से प्रत्येक की व्याख्या करें और न्यूटन के गति के नियमों पर एक नोट लिखें। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि निबंध प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमें एक्सप्लेन यानी बड़ी व्याख्या के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, बेहतर विकल्प है, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। एंड आगे हम बात करते हैं, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि आप सोचिए कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, जहां पर इक्वल स्टेटस के व्यक्ति हैं, पीपल हैं, एंड विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सुटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच ए कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपके जो संदर्भ में संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है, जो आपके कोलीग हैं उनके साथ बातचीत करने का। तो यहाँ कल्पना कीजिए आप ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम करें जहाँ लोगों को समान दर्जा प्राप्त है। ऐसे संदर्भ में संचार का कौन सा तरीका यानी कौन सा मेथड जो है सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से उपयोग लाया जा सकता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इस तरह से है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल इस तरह से प्रेरित हमें करता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, क्रॉस कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर इन 50-50 करें तो ये 2 हमारे विकल्प नहीं, ज्यादातर कंफ्यूजन इन 2 में होती है, ये किस प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हमारा जो है वो हमारे इक्वल स्टेटस वाले व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्षैतिज संचार यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। ओके, आपने मेरी बातों को इतने प्यार से सुना उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। आप हमारी ऐप पर जाएं, उसको डाउनलोड करें और मात्र 11 रुपये में हमारा कोर्स परचेज करें। थैंक यू।